हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज़ का पार्ट 20 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो, या प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। उन्हें आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी में हमने सेक्शन वाइज जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइनल वैली इन हिमालय इज नॉन एज। तो हिमालय की जो लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइनल वैलीज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जॉर्ज दून वैली, वी शेप्ड वैली, या फिर नन ऑफ एबव। तो क्या इन्हें कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दून वैलीज। जो आपकी हिमालयाज की लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइनल वैलीज होती है उन्हें हम दून वैलीज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब दून वैलीज हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी दून वैलीज हैं उससे एक इंपॉर्टेंट वैली को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपकी क्यारदा दून वैली, इसके अलावा देहरादून। तो ये आपकी कुछ एक वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी वैलीज हैं उनके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो वैलीज से भी पूछे जाते हैं कि कौन सी वैली जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। तो लाइक यहाँ पर बात करें पोंटा वैली की, ऐसे हम क्यारदा दून वैली भी कहते हैं। ठीक है, पोंटा वैली या फिर क्यारदा दून वैली कहाँ पर स्थित है? आपकी ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इट लाइज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द ईस्टर्न एज ऑफ मारकंडा एंड द धारती रेंजेस। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की मारकंडा और धारती रेंजेस के बीच में लाई करती है। इट स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द स्टेट। कहाँ पर है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में जो है स्थित है। ठीक है, स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, रिवर यमुना सेपरेट इट फ्रॉम देहरादून, और जो यमुना रिवर है ये इसे देहरादून से सेपरेट करती है। अ सिख गुरुद्वारा एट पोंटा साहिब एंड राम मंदिर आर टू फेमस रिलीजियस प्लेसेस इन दिस वैली। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एक जो आपका पोंटा साहिब का सिख गुरुद्वारा है और साथ ही में एक राम मंदिर है, तो ये एक दो जो आपके फेमस रिलीजियस प्लेसेस हैं ये कौन सी वैली में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है क्यारदादून वैली या फिर पोंटा वैली में स्थित है। दिस वैली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर और ऊना जिले को जो है कांगड़ा जिले से अलग करके कब अलग जिले का दर्जा दिया गया था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, या फिर 1973 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1972 में। अब 1970 आपका ईयर इंपॉर्टेंट है, 1971 का ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1972 का भी इंपॉर्टेंट है ईयर। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि 1970 में क्या हुआ था। 1970 में जो आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। एचपीयू की स्थापना 1970 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 1971 में आप सभी जानते हो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, तो 1971 से ये, और इसी के साथ 1971 में एक और इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एक नहीं दो हुई थी। वो कौन सी है? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, हाई कोर्ट। और इसी के साथ साथ लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। कब? 1971 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट ईयर। इसमें ये आपकी फर्स्ट आपका 18वां पूर्ण राज्य बना था भारत का। सेकंड, हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और लोक सेवा आयोग का गठन भी हिमाचल प्रदेश में 1971 में हुआ था। 1972 में मैं आपको बता चुका हूँ कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट को अलग करके जो है वो पुनर्गठन किया गया था हमीरपुर और ऊना जिले का। और इसके साथ एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि 1972 में ही, बात करें एग्जैक्ट डेट की तो 1 सितंबर की बात है। 1 सितंबर 1972 को जो है हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें से कि दो मैं आपको बता चुका हूं कि हमीरपुर और ऊना जिले बनाए गए थे, कार्व आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकाल कर ये बनाए गए थे। एंड इसी के साथ एक और जिले का निर्माण किया गया था, हमीरपुर और ऊना। ये आपका पहला हमीरपुर था, दूसरा ऊना था, और तीसरा एक और जिला था, उसका आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है, विच स्टेट हैज टॉप द स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन।
IPF। तो ये आपका स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स जो है 2021 का, ये रिलीज किया गया है बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने जो है इसमें टॉप किया है, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश टॉप द स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन विच इज IPF। इंडियन पुलिस फाउंडेशन की यहाँ पर बात करें तो इसके द्वारा ये पब्लिश किया गया एक सर्वे जिसका नाम रखा गया था IPF सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे ऑन स्मार्ट पॉलिसिंग 2021, जिसके तहत जो है स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स निकाला गया इनके द्वारा टू आइडेंटिफाई द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द पुलिस इन विच आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव द हाईएस्ट स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स स्कोर ऑफ 8.11 and 8.1 respectively on the scale of 1 to 10। तो आंध्र प्रदेश का स्कोर हाईएस्ट रहा 8.11 एंड जो तेलंगाना का स्कोर है सेकंड प्लेस पर रहा 8.1। एंड देन बात करें उत्तर प्रदेश एंड बिहार की, तो ये इन्होंने जो है लोएस्ट स्कोर किया है। उत्तर प्रदेश ने स्कोर किया 5.81 एंड बिहार जो है 5.74 के साथ जो है लोएस्ट पोजीशन पर रहा था किसमें, स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 में। टॉप किसने की ये आपको ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। पहले आपको डिटेल दी गई है कि 1991 में जो है इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोटेड एज अ रीजन फॉर द सेम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीजन है 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस का जो कि इससे रिलेट किया जा सकता है। केवल हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट, नंबर 2 है हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स और द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा रीजन रहा 1991 में इंडिया को जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ओनली वन। केवल हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट जो था ये आपका रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ काउज, एज अ रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट विच इज पैसा एक्ट डज नॉट एथराइज the states give the gram sabhas power to regulate and restrict which of the following। तो पैसा एक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है विच इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। इसके तहत जो है वो स्टेट्स को रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो ग्राम सभा को पावर दी जाती है, तो इनमें से कौन सी पावर जो है वो ग्राम सभा को नहीं दी गई है इन द स्टेट टू ऑथराइज रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट क्या, sales or consumption of liquor, minor forest produce, identify the beneficiaries of the scheme और manage mineral resources। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज और रिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट में मिनरल रिसोर्सेज होंगे तो उनको रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करने की पावर्स जो हैं वो ग्राम सभास को नहीं दी गई है अंडर द पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरियाज एक्ट विच इज पैसा एक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पंचायत पैसा एक्ट की, तो इट एथोराइजेस द स्टेट गिव द ग्राम सभास पावर टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट क्या, सेल कंजम्पशन ऑफ लिक्वर। तो ये आपका पावर दी गई है ग्राम सभास को अंडर द पैसा एक्ट। स्टेट जो है ग्राम सभास को पावर दे सकता है टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, ऑनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पावर टू प्रिवेंट alienation of land and restore alienated land, power to manage village markets, control money lending to STs and power to manage village markets। इसके अलावा control money lending to STs, mandatory executive function to approve plan of village panchayats and identify beneficiaries of the scheme, issue सर्टिफिकेट टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये सभी पावर्स जो है वो स्टेट दे सकता है ग्राम सभास को। इसमें क्या आपका इंक्लूडेड नहीं है, मैनेज मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इनको रेगुलेट या फिर रिस्ट्रिक्ट करने की पावर जो है वो ग्राम सभा को नहीं दे सकता कोई भी स्टेट अंडर द पैसा एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हेल्ड एज अ गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा।
तो गॉड ऑफ मेडिसिन जो है किसे कहा गया है? बाय द प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स थे इनके द्वारा गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया। इनमें से किसको? सुश्रुता को, चावण्य को, धन्वंतरी को, या फिर चरक को? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, धन्वंतरी को जो है, जो आपके प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा के, उनके द्वारा गॉड ऑफ मेडिसिन हेल किया गया है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। धन्वंतरी के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। धन्वंतरी वॉज बिलीव्ड एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ द वैदिक गॉड्स। ही रोट धन्वंतरी नागांतु, द ओल्डेस्ट मेडिकल ग्लॉसरीज इन द वर्ल्ड। क्या है? धन्वंतरी, ये जो आपका निघांतु है ये लिखा गया था धन्वंतरी के द्वारा, जो कि एक ओल्डेस्ट मेडिकल ग्लॉसरीज है इन द वर्ल्ड। ही इज ऑल्सो नॉन एज गॉड ऑफ मेडिसिन। तो गॉड ऑफ मेडिसिन पे इन्हें कहा गया बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ द आयुर्वेदा। नेक्स्ट है द डैम्पियर हॉजिस लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डैम्पियर हॉजिस लाइन के बारे में आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ संबंधित है? बे ऑफ कॉम्बे के साथ, पाक स्ट्रेट के साथ, अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ, या फिर सुंदरबन के साथ? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन के साथ रिलेटेड है डैम्पियर हॉजिस लाइन। इसके बारे में डिटेल्स देखिए। द डैम्पियर हॉजिस लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉ की गई थी इन 1929 टू 30 के बीच में। टू मार्क द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ सुंदरबन डेल्टा, इट passes through the 24 परगनाज साउथ एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये आपकी सुंदरबन से ही रिलेटेड है, आपकी इमेजिनरी लाइन है जो कि 1829 टू 1830 के बीच में जो है वो ड्रॉ की गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ रिमेन्स फेयरली स्टडी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मून। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो फेयरली स्टेडी क्यों रहता है एज़ कम्पेयर टू द मून? क्यों? क्योंकि हमारे पास अर्थ के पास जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर है और मून के पास क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं है, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यही रीज़न है कि टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो अर्थ का रहता है, आपका फ्रीली स्टेडी रहता है एज़ कम्पेयर टू द दैट ऑफ मून। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। जो आपका एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो फेयरली स्टेडी रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मून, मेनली बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन विच causes warming of the surface through the heat retention which is greenhouse effect and reducing temperature extremes between the day and night। और एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है मून पर। यही रीज़न है कि एटमॉस्फेयर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है वो स्टेडी फेयर है, फेयरली स्टेडी है वो एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द मून। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नहीं, हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचता है, इसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके आज यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। गांधी इज अ 1982 एपिक बायोग्राफिकल फिल्म विच ड्रामेटाइज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इट स्टार्स बेन किंग्सले इन द टाइटल रोल। हु डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस द फिल्म? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। गांधी एक मूवी आई थी 1982 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बायोग्राफिकल फिल्म थी जो कि ड्रामेटाइज की गई थी, जिसमें कि ड्रामेटाइज किया गया था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इसके जो टाइटल रोल में थे बेन किंग्सली थे। आपको बताना है किसे डायरेक्ट किसने किया था, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किसने किया था? तो राइट आंसर है हमारा रिचार्ड सैमुअल एटनबरो। तो रिचार्ड सैमुअल के द्वारा जो है ये डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई थी। रिचार्ड सैमुअल के बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिचार्ड सैमुअल जो थे एक इंग्लिश एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर एंड पॉलिटिशियन भी थे। एज अ फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एलन वर वन 2 अकेडमी अवार्ड्स फॉर गांधी। गांधी जो कि मूवी इन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी 1982 में, उसी के लिए इन्होंने जो है वो 2 अकेडमी अवार्ड जीते थे इन 1983 में। द फिल्म कवर्स गांधीज लाइफ फ्रॉम द डिफाइनिंग मोमेंट इन 1893 एज ही इज थ्रोन ऑफ अ साउथ अफ्रीकन ट्रेन फॉर बीइंग अ वाइट ओनली कंपार्टमेंट एंड कंक्लूड्स विद द असैसिनेशन एंड फ्यूनरल इन 1948। इसके अलावा बात करें तो ये जो आपकी गांधी मूवी थी वाज रिलीज इन इंडिया ऑन 13th of November 1982, in the United Kingdom on 3rd of December, and in the United States on 6th of December. It was nominated for Academy Awards in 11 categories, winning 8 including the Best Picture। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिचार्ड सैमुअल एटनबरो थे इन्होंने की जो है वो गांधी मूवी डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी, जो कि 1982 में बनी थी, ठीक है। और 2 अकेडमी अवार्ड्स जो है इस मूवी ने जीते थे।
तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और डेली बेसिस पर ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल का टारगेट नेक्स्ट टारगेट 5K का टारगेट ज़रूर पूरा करें। जल्द ही हम इसे पूरा कर पाएंगे यदि आप जो है डेली बेसिस पर चैनल के साथ जुड़े रहोगे। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसी सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।